तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं 3D एनिमेशन एंड VFX। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे हम 3D एनिमेशन एंड VFX बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे लाइट सॉफ्टवेयर है वो है हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ब्लेंडर की सबसे अच्छी और खास बात ये है कि ये किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है, चाहे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी भी कम क्यों ना हो। सिर्फ विंडो 10 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए और आप ब्लेंडर को इंस्टॉल करके उसमें 3D एनिमेशन कर सकते हैं। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इतने भारी होते हैं कि केवल इंस्टॉल करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए अनरियल इंजन एक दूसरा 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है और केवल सॉफ्टवेयर का जो स्पेस है वो लगभग 10 GB के बराबर है, और अगर आप उसको कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में वो 50 GB से भी ऊपर का स्पेस यहाँ पे घेर लेता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि आपका माया हो गया, सिनेमा 4D हो गया, यूनिटी हो गया। ये सभी सॉफ्टवेयर ब्लेंडर के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी है और साथ ही ब्लेंडर में इतने ज़्यादा फीचर हैं कि इन सभी को आज की डेट में ब्लेंडर ने बीट कर रखा है। YouTube के ऊपर आप जितने भी कार्टून के सिंपल एनिमेशन देखते हैं, यहाँ तक कि कुछ एडवांस एनिमेशन भी ब्लेंडर के अंदर ही यहाँ पे बनती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ब्लेंडर बहुत ही लाइट होता है, तो कुछ MB लगभग 200 से 300 MB में ही ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। लाइट होने के साथ साथ इसमें इतने सारे फीचर दिए गए हैं कि आप इसमें VFX, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, वीडियो एडिटिंग और इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं कि बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इतने फीचर नहीं देता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में एक पूरा का पूरा ब्लेंडर का कोर्स मौजूद है। जो भी लोग 3D एनिमेशन एंड VFX को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, लेकिन पुराना वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल करें। ब्लेंडर के नए वर्जन में आपके बहुत सारे एड ऑन काम नहीं करते हैं, इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ब्लेंडर का ओल्ड वर्जन आप डायरेक्टली ब्लेंडर की वेबसाइट से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप ब्लेंडर का कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ब्लेंडर 3.0 से स्टार्ट करें, और काफी सारी चीजें अगर आप सीख चुके हैं तो ब्लेंडर 4.1 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लेंडर बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और कितने भी कम से कम कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ब्लेंडर को इंस्टॉल करना एक अलग बात होती है और ब्लेंडर के अंदर काम करना एक अलग बात होती है। जैसे जैसे आप ब्लेंडर में चीज़ों को सीखते जाते हैं उतना ही भारी काम अपने कंप्यूटर में करते जाते हैं और धीरे धीरे करके आपके कंप्यूटर के ऊपर लोड पड़ता चला जाता है। जितना भारी आप ब्लेंडर के अंदर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा लोड आपके कंप्यूटर पर पड़ेगा, और अगर लोड आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी आपका ब्लेंडर क्रैश भी कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जिस समय आप ब्लेंडर के अंदर काम करते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जिससे आपके कंप्यूटर पे लोड कम पड़े। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल फास्ट रेंडर करने के लिए सेटिंग्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आपको मैं मेन चीज बता दूं, अगर आप अपने रेंडर को फास्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एनिमेशन को हल्का करना पड़ेगा, और जितना कम से कम लोड आपके कंप्यूटर पे पड़ेगा उतनी ही रेंडरिंग आपकी फास्ट होगी। तो चलिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हार्डवेयर एंड ग्राफिक्स कार्ड। तो जो लोग नए हैं और जिनको कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अगर आप 3D एनिमेशन या VFX को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हार्डवेयर की बात करें तो केवल स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम i7 प्रोसेसर के साथ एक 4 GB ग्राफिक्स कार्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। इसी के साथ साथ कम से भी कम 8 से 16 GB की रैम आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर जितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगी उतना ही आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा और 3D एनिमेशन एंड VFX में आपको उतनी ही जल्दी वीडियो को रेंडर करके दे देगा।
इसी के साथ साथ जिन लोगों को हार्डवेयर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो सिर्फ दुकानदार के पास जाते हैं और कोई भी उसमें कंप्यूटर में अपना पार्ट्स को डलवा लेते हैं या फिर कोई भी उल्टा सीधा लैपटॉप लेके अपना 3D एनिमेशन और VFX स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में 3D एनिमेशन एंड VFX को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका ग्राफिक्स कार्ड। मार्केट में हजारों तरह के ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हैं। कोई भी 4GB का आप ग्राफिक्स कार्ड अपने कंप्यूटर में डलवा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लेंडर में आपका काम करेगा। वीडियो एडिटिंग और VFX के लिए कुछ स्पेशल ग्राफिक्स कार्ड बनाए जाते हैं जिसको आप अपने ब्लेंडर में भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके ब्लेंडर में आपको चेक करना है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है आपके ब्लेंडर के कंपैटिबल है या नहीं है, इसके लिए ये जो आपको एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पे जाना है। नीचे आपको प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ ये जो नन वाला ऑप्शन है इस पे आपको यहाँ पे ये टिक रहता है और नीचे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो CUDA क्यूडा नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे नीचे की साइड में आपका जो ब्लेंडर है वो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड और आपका जो प्रोसेसर है वो ब्लेंडर के कंपैटिबल है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो यहाँ पे i9 प्रोसेसर है 13th जनरेशन के साथ में और यहाँ पे ये टिक करके मुझे यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके कंप्यूटर में ये सारे दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा इनको आपको टिक कर लेना है। क्यूडा जो है ये सबसे कॉमन हार्डवेयर है जो अधिकतर ग्राफिक्स कार्ड में पाया जाता है और ये भी हमारा वीडियो को रेंडर करने के लिए बहुत फास्ट काम करता है। इसी के साथ नेक्स्ट आपका ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको ऑप्टिक्स नाम से। दूसरा वाला जो ऑप्शन है अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सेम जो मुझे क्यूडा में नजर आ रहे थे वही कंपोनेंट मुझे यहाँ पे ऑप्टिक्स में नजर आ जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ऑप्टिक्स वाला ऑप्शन है यानी ये जो हार्डवेयर है ये क्यूडा से भी स्ट्रांग होता है और उससे भी फास्ट रेंडर करता है। अगर आपके कंपोनेंट इसमें भी दिखाई दे रहे हैं आपका ग्राफिक्स कार्ड या फिर आपका यहाँ पे प्रोसेसर, तो इनको यहाँ पे टिक करके आप इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखिए। आपके कंप्यूटर की यहाँ पे परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। HP वगैरह के या फिर अदर जो लैपटॉप हैं कंपनीज के डेल वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें NVIDIA के अलावा कुछ दूसरे ग्राफिक्स कार्ड काम करते हैं जिनके हार्डवेयर आपको यहाँ पे नजर आए। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो आपके ब्लेंडर को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ये नजर आ जाएगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि ब्लेंडर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो केवल आपका डिस्प्ले के लिए है और किसी काम का नहीं है यहाँ पे रेंडर करने के लिए। केवल आपको प्रोसेसर यहाँ पे नजर आ रहा है तो भी आप यहाँ पे इसको टिक करके इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ऑप्टिक्स वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इनको हमेशा टिक करके यहाँ पे रखूंगा। तो इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अब चलिए आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा एनिमेशन लोड। जिस समय हम अपने ब्लेंडर में काम कर रहे होते हैं और कोई भी एनिमेशन VFX या CGI यहाँ पे बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को डाउनलोड करके उनको चेक करने की जरूरत पड़ती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर इतने हल्के होते हैं कि बड़े आसानी से वो डाउनलोड हो जाते हैं और बहुत ही लाइटली आपका ब्लेंडर यहाँ पे काम करता है। बड़े आराम से आप उनको एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से कैरेक्टर इतने भारी होते हैं कि जैसे ही आप उनको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आपका ब्लेंडर सॉफ्टवेयर बहुत ही स्लो हो जाएगा और कभी कभी अगर कैपेसिटी से ज़्यादा भारी है कैरेक्टर तो तुरंत आपका ब्लेंडर क्रैश कर जाएगा। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर पता कैसे लगाएं कि कौन सा कैरेक्टर हल्का है और कौन सा कैरेक्टर भारी है। इसी के साथ में जो भारी कैरेक्टर है अगर हम उसको हल्का करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्लेंडर में समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में एक क्यूब यहाँ पे मौजूद है और ये बहुत ही हल्की है क्योंकि इसमें हमारे जो वर्टिसेस हैं वो बहुत ही
कम है। अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में दिखाऊंगा तो कुछ ही वर्टिसेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ए बटन से पूरे को सेलेक्ट करके अगर मैं इसको सब डिवाइड कर दूंगा तो अब मेरा जो लोड है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसमें अब जो वर्टिसेस है वो यहाँ पे बहुत सारे हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये हम बढ़ा तो सकते हैं सब डिवीजन से, या फिर इसमें एक मॉडिफायर होता है सब डिवीजन मॉडिफायर का, एक यहाँ पे मॉडिफायर मिल जाता है जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करके अपने किसी भी मॉडल को और भी स्मूथ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिसेस इसमें बना सकते हैं। जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे इसमें वर्टिसेस बन जाएंगे, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको और स्मूथ करना चाहता हूँ, इसको जब आप अप्लाई करेंगे केवल तभी आपके वर्टिसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अगर मैं इसको एडिट मोड में जाके देखूंगा तो आप देख सकते हैं कितने सारे वर्टिसेस यहाँ पे हो चुके हैं, और अब मेरा जो मॉडल है वो बहुत ही भारी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो आप यहाँ पे बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ये वर्टिसेस कम करने हैं तो किस तरीके से कम कर सकते हैं, चलिए आइए समझ लेते हैं। यहाँ ऊपर की साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ओवरले ऑप्शन नजर आएगा। इस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो साइड में आपकी कुछ डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी। इसको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो किसी भी कैरेक्टर में कितने वर्टिसेस हैं, कितने एज हैं, कितने फेस हैं, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने वर्टिसेस उसमें बढ़ रहे हैं और कितने घट रहे हैं अगर आप उसमें कोई भी मॉडलिंग करते हैं। अब ये तो आपने देख लिया होगा कि ये जो वर्टिसेस हैं इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि अगर हमें ये वर्टिसेस कम करने हैं या अपना मॉडल यहाँ पे हल्का करना है तो उसको कैसे करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे किसी दूसरे मॉडल पे चलेंगे और अपने दूसरे ब्लेंडर की स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर के नए स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक बेबी एलिफेंट है। ये जो बेबी एलिफेंट है ये हमारा रिग्ड कैरेक्टर है, साथ ही इसमें कुछ एनिमेशन भी है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस समय ये बहुत ही यहाँ पे भारी मॉडल है। इसको दोबारा से मैं यहाँ पे पीछे की तरफ लेके जाऊंगा और इसको अगर एडिट मोड में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे वर्टिसेस इसमें मौजूद हैं जो इसको यहाँ पे भारी बना रहे हैं। अगर मुझे अपने कंप्यूटर में लोड को कम करना है तो फिर इसको जितना कम से कम हो सके उतना हम यहाँ पे हल्का बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें वर्टिसेस चेक करने हैं कि कितने वर्टिसेस इसमें मौजूद है। इसके लिए मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था, हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, ओवरले पे जाएंगे और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इधर की साइड में इसके सारे यहाँ पे मेरे पास में वर्टिसेस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्टिसेस हैं वो लगभग मेरे 50,000 के आसपास यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आपको अपने कैरेक्टर को हल्का करना है तो ये जो वर्टिसेस हैं ये आपको यहाँ पे कम करने हैं। इसके बाद ये एज, फेस और ये जो ट्राइंगल्स हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएंगे। इस समय यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लेंडर का 4.0 वर्जन। अब मुझे इस कैरेक्टर को अगर हल्का करना है तो सबसे पहले इस कैरेक्टर को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ ये जो आपको रिंच वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है मॉडिफायर का, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी मेरे पास में एक मॉडिफायर ऑलरेडी मौजूद है जो है हमारा आर्मेचर, क्योंकि ये रिग्ड कैरेक्टर है। तो जो भी हमारा रिग्ड कैरेक्टर होता है और उसमें कोई बोन मौजूद है तो वो हमारा यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसके लिए हम ऐड मॉडिफायर ऊपर की साइड में जो हमें ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें जाना है जनरेट मॉडिफायर में, और जनरेट मॉडिफायर में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डेसिमेट का। तो ये जो डेसिमेट मॉडिफायर है ये किसी भी मॉडल को हल्का करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सबसे पहले आपको खींच के ऊपर की साइड में सेट कर लेना है ताकि जो भी यहाँ पे ये इसमें आप चेंजेस करेंगे वो आपके आर्मेचर पे कोई इफेक्ट ना डाले। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। डेसिमेट मॉडिफायर ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने डेसिमेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप
प्लेलिस्ट में जाके डेसिमेट वाला चैप्टर डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं सारे ऑप्शंस। यहाँ केवल हम एक सिंपल ऑप्शन को समझेंगे। सबसे पहला कोलैप्स वाला जो है यही हमारा यहाँ पे कम कर देता है, और ये जो आपको ट्राइंगुलेट नजर आ रहा है ये आपका फेस को ट्राइंगल में चेंज करेगा, तो इसको हमेशा आपको टिक कर लेना है। जो भी हमारे ट्राइंगल में फेस होते हैं वो थोड़ा और अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा होगा जो फेस काउंट है वो यहाँ पे कितने ज्यादा आपको दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे ऊपर की साइड ये जो रेशो वाला ऑप्शन नजर आ रहा है इसको यहाँ पे कम करते चले जाएंगे, ये जो फेस काउंट हैं ये हमारे कम होते चले जाएंगे, और यहाँ पे ये जो आपको वर्टिसेस नजर आ रहे हैं ये भी आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से 1 से अगर मैं इसको धीरे धीरे कम करूंगा तो आपको यहाँ पे इधर की साइड में वर्टिसेस पे ध्यान देना है। कैरेक्टर में आपका कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब आप इसमें बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे तब आपके कैरेक्टर में हल्के से चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो इसके लिए मैं इसको जैसे यहाँ पे कम करूंगा तो ये वर्टिसेस वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके जो वर्टिसेस हैं वो आप यहाँ पे कम करते चले जाइए, और रेशो वाला जो ऑप्शन है इसको आप जितना कम करेंगे उतना आपके वर्टिसेस कम हो जाएंगे। आपको लास्ट तक ले जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर पे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ना चाहिए। कैरेक्टर मेरा एज इट इज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके जो वर्टिसेस हैं आप घट के 50,000 से 3,800 पे आ चुके हैं। और कम करना चाहते हैं तो और कम कर सकते हैं, तो मैं इसको और भी यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा यहाँ पे 1,500 के आसपास आएंगे अब मेरे कैरेक्टर में कुछ चेंजेस मुझे नजर आने लगे हैं, और जितना आप इसको अब कम करेंगे उतना ही ये अब मेरा धीरे धीरे कैरेक्टर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जहां तक आपका कैरेक्टर सही रहता है कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, उतने आप वर्टिसेस इसमें कम कर लीजिए। तो थोड़े से मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा और इसकी बॉडी पे इफेक्ट देखूंगा यहाँ पे, तो लगभग 10,000 के आसपास मैं यहाँ पे इसमें रखूंगा। अगर आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो बहुत कम आपको यहाँ पे ये रखने हैं ताकि आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड इसमें ना पड़े। अब मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली जाऊंगा एडिट मोड में तो अभी मेरे ये वर्टिसेस यहाँ पे पुराने वाले ही दिखाएगा। ये आपके नए वर्टिसेस जो चेंज हो चुके हैं वो तब दिखाएगा जब आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मैं जैसे ही इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा, एडिट मोड में मेरा कभी भी कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे यहाँ पे, और कैरेक्टर को सेलेक्ट करके अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे मेरे कैरेक्टर पे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, और यहाँ जो वर्टिसेस हैं वो मेरे 8,000 तक कम हो गए हैं। 50,000 से 8,000 वर्टिसेस कम होने का मतलब है आपका कैरेक्टर इतना हल्का हो गया है कि बहुत ही आसानी से आपका कंप्यूटर अब यहाँ पे काम करेगा। और इसको अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो इसकी एनिमेशन में कोई भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा, आपकी पूरी एनिमेशन एज इट इज इसमें रहेगी। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत भारी है तो उसको इसी तरीके से आपका ये जो नया मॉडिफायर है डेसिमेट मॉडिफायर, इससे आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेक्सचर लोड। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें अगर आप किसी भी चीज को कलर कर रहे हैं तो वो कलर भी आपके कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा लोड डाल सकता है। लेकिन वो लोड कब डालता है, इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा टेक्सचर के टाइप्स को समझना होगा। ब्लेंडर में हम मोस्टली 3 तरह के टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल टेक्सचर्स। इंटरनल टेक्सचर में हम ब्लेंडर के अंदर ही हमें यहाँ पे एक मटेरियल नाम से ऑप्शन दिया होता है। मटेरियल जो है इससे यहाँ पे कलर करते हैं, और कोई भी कलर जो हम यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर करते हैं उससे हमारे ब्लेंडर पे कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, और बड़े आसानी से आपका यहाँ पे ये कलर आपके ब्लेंडर में स्मूथली काम करेगा। सेकंड हमारा आता है इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको एक इमेज चाहिए होती है। इसको मैं यहाँ से टेक्सचर को माइनस करके, और इसमें अगर मुझे इमेज टेक्सचर इस्तेमाल करना है तो मैं एक नया मटेरियल लूंगा, और यहाँ पे ये जो हमारा बेस कलर होता है इसमें ये जो येलो वाला जो ऑप्शन है इसमें मुझे इमेज टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे मुझे सिर्फ क्लिक करना है, और कोई भी इमेज जो आपकी यहाँ पे आपने डाउनलोड कर रखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में एक ब्रिक्स की इमेज जो है वो डाउनलोड करी हुई है, जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करूंगा और मेरा वो ब्रिक्स इस पे इस्तेमाल हो जाएगी। अब इस टेक्सचर की आपको
सेटिंग्स करनी है, इसको छोटा या बड़ा या पतला या मोटा करना है, तो फिर ये जो यूवी एडिटिंग वाला ऑप्शन है, इससे आप इस मॉडल के ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक चैप्टर बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके जरूर देखिएगा। वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो टेक्सचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमेज वाला, ये अपनी जगह से डिलीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो यहां से भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा, इसमें आप डिटेलिंग देख सकते हैं। ये जो डिटेलिंग है ये सिर्फ हमें ऊपर से दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गहराई है वो केवल हमें ऊपर से दिखाई दे रही है इमेज में। रियलिटी में वो यहाँ पे एक इमेज ही है, कोई मुझे इसमें जो रियलिटी है वो यहाँ पे नेचुरल दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आपको इन ब्रिक्स को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो गड्ढा भी आपका यहाँ पे नजर आए, तो उसके लिए हमारे तीसरे टेक्सचर होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल टेक्सचर, या फिर हम इनको एडवांस टेक्सचर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और इस पे अगर मुझे कोई एडवांस टेक्सचर इस्तेमाल करना है तो उसके दो तरह के मेथड होते हैं। या तो ब्लेंडर के अंदर ही आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एड ऑन होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक स्केच फैब जो है वो एक एड ऑन बताया था, इसको एक्टिवेट करूंगा और कोई भी मॉडल मैं यहां से डाउनलोड कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे इस ग्लोब पे गोल्ड का मटेरियल चाहिए, तो मैं सिंपली यहां से एक गोल्ड जो है वो इसमें एंटर मारूंगा, और यहां पे मेरे पास काफी सारे गोल्ड के यहाँ पे टेक्सचर आ जाएंगे। इसमें से कोई भी गोल्ड वाला जो मॉडल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका टेक्सचर इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपली इसको इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा साइज बड़ा है तो मैं एस बटन दबा के इसको छोटा करूंगा, और इसको थोड़ा साइड में करके इसका मटेरियल मुझे इस पे इस्तेमाल करना है। तो इस गोल्ड को आपको सेलेक्ट करके रखना है, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे की तरफ मटेरियल में इसका मटेरियल आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इसको, ये जो आपको नीचे की तरफ एक नया ग्लोब दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, इसको आपको ड्रैग करके इस वाली बॉल पे डाल देना है, और आप देख सकते हैं उसका टेक्सचर यहाँ पे इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी टेक्सचर आप यहाँ पे एड ऑन से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेक्सचर इस पे लोड कैसे डालता है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपको मैं बता दूं कि जब भी आप इस पे कोई टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारी अलग अलग साइज की वीडियो होती हैं, जैसे कि हमारी HD वीडियो, HD साइज हो गया वीडियो का, फुल HD साइज हो गया, 4K वीडियो, 8K वीडियो, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स के भी साइज होते हैं, जैसे हमारा हाफ के टेक्सचर, 1K टेक्सचर, 2K टेक्सचर, 4K टेक्सचर, 8K टेक्सचर। तो जिस तरह की वीडियो आप बना रहे हैं उसमें उसी तरह का टेक्सचर आपको यहाँ पे यूज करना होगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको और भी बेहतरीन टेक्सचर चाहिए बाहर से, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है पॉली हेवन। पॉली हेवन नाम से एक आपको वेबसाइट मिलेगी। इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप टेक्सचर डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है, यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेंगी, HDRI लाइट, टेक्सचर्स या मॉडल्स। तो मुझे यहाँ पे ये टेक्सचर्स अगर यहाँ पे चाहिए तो इस तरह का यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स का एक टेक्सचर इसमें आपको नजर आ रहा होगा। और भी आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका नाम दे दूंगा ब्रिक, और एंटर मारूंगा तो ब्रिक के अलग अलग टेक्सचर मेरे पास में आ जाएंगे। इसमें से जो भी टेक्सचर आपको चाहिए आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनिमेशन में। लेकिन जब आप किसी टेक्सचर को डाउनलोड करने जाएंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी आपको नजर आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 1K, 2K, 4K, 8K, 16K तक के हमारे ये टेक्सचर हैं, और जितनी हाई क्वालिटी में ये टेक्सचर आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका यहाँ पे कंप्यूटर भारी हो जाएगा। अभी मैंने आपको ब्लेंडर में एक गोल्ड का जो मटेरियल है वो यहाँ पे ऐड करके दिखाया। आप अनजाने में कोई भी मटेरियल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेकिन आपको उसका साइज पता नहीं रहता है कि उसका कितना साइज है और कितना लोड वो यहाँ पे डाल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आइए सबसे पहले यहाँ पे कोई भी टेक्सचर डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4K टेक्सचर जो है इसको डाउनलोड करूंगा। यहाँ पे आप MB का साइज देखेंगे, अगर मैं इसको 8K में डाउनलोड करूंगा तो MB का जो साइज है वो यहाँ पे डबल हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे 16K में डाउनलोड करूंगा तो इसका यहाँ पे जो साइज है वो और भी डबल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 4K में इसको डाउनलोड कर लेता हूं, और किस फाइल में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं फिलहाल इसको ब्लेंडर में ही डाउनलोड कर देता हूं, और इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्सचर है वो डाउनलोड होके मेरे पास आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। एक नए फोल्डर में मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लूंगा और क्योंकि ये हमारा जिप के अंदर आता है तो मैं इसको राइट क्लिक लेके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया आप देख सकते हैं मेरे पास में एक मेरी फाइल आ जाती है ब्लेंडर की और एक मेरा यहाँ पे ये टेक्सचर आ जाता है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे इमेज टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस तरीके के टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा आपको एक फोल्डर के अंदर अपने फाइल के साथ वो रखने हैं। अगर ये टेक्सचर यहाँ से डिलीट हो जाते हैं तो ये आपके फाइल में से भी डिलीट हो जाएंगे और वहां पे पिंक कलर आपका आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से ब्लेंडर को खोलना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है उसके नोड आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन नोड से आपको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा। अभी आपको ये यहाँ पे इसके टेक्सचर नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इसके जो टेक्सचर हैं वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे और ये जो टेक्सचर है ये बहुत ही भारी टेक्सचर है। इसको सिंपली मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लूंगा और अपनी पुरानी फाइल यानी दूसरी फाइल के अंदर ले जाके Ctrl+V बटन से पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा ये टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे इसमें अगर ये टेक्सचर अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करके इसके टेक्सचर को इस पे मैं डाल दूंगा और इसका टेक्सचर इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो टेक्सचर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं इसको मैं ये वाला इसमें से डिलीट करके इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसके कुछ नोड मुझे यहाँ पे मिलते हैं। इन टेक्सचर को एडवांस टेक्सचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे आप इसकी डिटेलिंग को चेंज कर सकते हैं और इसमें रियलिस्टिक गड्ढा बना सकते हैं इसकी जगह पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा कम डिटेलिंग हो रखी है। अगर मैं इसकी डिटेलिंग को चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ आपको एक नॉर्मल मैप के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको एक स्ट्रेंथ दी हुई है जो यहाँ पे 1 है। अगर मुझे इसको और भी इसमें गड्ढे जो हैं वो हाईलाइट करने हैं तो मैं इस स्ट्रेंथ को यहाँ से बढ़ाऊंगा और आप देखेंगे इसके जो गड्ढे हैं वो यहाँ पे कितने यहाँ पे अंदर की तरफ जा चुके हैं। अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके टेक्सचर को स्केल करना चाहते हैं तो टेक्सचर को ही आप इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ फिलहाल और यहाँ पे आपको स्केल करके दिखाऊंगा थोड़ा सा। इसको मैं जितना स्केल करूंगा उतना मेरा ये ब्रिक्स बाहर की तरफ निकल आएंगे। तो इस तरीके से इन नोड की मदद से इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है ये टेक्सचर के ऊपर नहीं है, टेक्सचर के लिए हमें अलग से कोई वीडियो बना देंगे डिटेल में। इसको मैं फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। वापस से आ जाते हैं अपना टेक्सचर वाले मोड पे। अब सवाल ये उठता है कि मैं अगर इसमें कोई वीडियो रेंडर कर रहा हूँ फुल HD में तो मुझे 4K टेक्सचर की जरूरत नहीं है, लेकिन लोड इस पे 4K टेक्सचर का ही मेरा यहाँ पे पड़ रहा है। तो ब्लेंडर में अगर आपको टेक्सचर का लोड कम करना है तो उसके लिए आपको इसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है और सेटिंग करने के लिए वापस से आप जाएंगे इसमें एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे व्यू पोर्ट नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें आपको एक टेक्सचर्स नाम से ऑप्शन मिलेगा जिसमें उसका साइज यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब आप इसमें कोई भी साइज का टेक्सचर क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हैं, 8K इस्तेमाल कर रहे हो चाहे 4K इस्तेमाल कर रहे हो, आप यहां से उसमें पर्टिकुलर साइज को सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है तो हमेशा 512 सेट कर लीजिए, ये हमारा हाफ के होता है। 1K टेक्सचर जो है ये हमारा 1024 है। 2K, 4K और 8K टेक्सचर यहाँ पे आपको उसी तरीके से सेलेक्ट करने हैं जितने आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी है। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है वो बहुत कम रखें और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है वो 1K या 2K पे सेट कर सकते हैं। तो मैं 1K यहाँ पे जो है इसको सेट करूंगा और सेव प्रेफरेंसेस जो है वो यहाँ से करके इसको बंद कर दो। अब इसमें आप 4K 8K कोई भी टेक्सचर इस्तेमाल कीजिए, कोई भी लोड आपके कंप्यूटर पे नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इसको 1K में ही कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से टेक्सचर का जो लोड पड़ने वाला है उसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो है हमारा वीडियो रेंडर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड होगा उतनी जल्दी आपका कंप्यूटर वीडियो को फिनिश कर देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो यहाँ सेकंड वाला जो ऑप्शन है रेंडर का आउटपुट वाला, इस पे आपको जाना है। ये आपको बताएगा कि वीडियो आपकी किस टाइप की निकलने वाली है। यहाँ पे आपको
1920 बाई 1080 पिक्सल नजर आ रहा होगा, जो हमारा फुल HD रेजोल्यूशन है। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन i5 या उससे कम है तो हमेशा इस रेजोल्यूशन को सबसे पहले कम कर लीजिए। 1280 बाई 720 यानी ऊपर वाला जो रेजोल्यूशन है इसको आपको 1280 बाई 720 यहाँ पे सेट कर देना है। अगर आप अच्छे रेजोल्यूशन में निकालना चाहते हैं तो फिर इसको आप बढ़ा सकते हैं, यानी 4K में भी निकाल सकते हैं, जिसका रेजोल्यूशन आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ्रेम रेट है, अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है तो इसको आप मत छेड़िए, हमेशा इतना ही रहने दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है तो इसको 30 पे सेट कर सकते हैं, और बहुत ही हाई एंड पीसी है गेमिंग वाला तो फिर इसको 60 पे करेंगे तो आपकी एनिमेशन नेक्स्ट लेवल आएगी। रेंडर सेटिंग्स हमेशा आपको पहले ही कर लेनी है एनिमेशन से। अब रेंडर करने के लिए सबसे पहले हमारा ब्लेंडर जो बाय डिफॉल्ट इसको रेंडर करता है वो यहाँ पे PNG सीक्वेंस में रेंडर करता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करके N बटन दबाऊंगा, और यहाँ से अगर मैं कोई एनिमेटेड कोई चीज़ लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉडल सेलेक्ट किया है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा। मॉडल मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसको हमेशा रेंडर में जाके आपको चेक करना है, जो भी आपकी वीडियो आने वाली है वो इसी टाइप की यहाँ पे आएगी। इसको मैं N बटन से बंद कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्लेंडर है वो यहाँ पे इसको PNG सीक्वेंस के रूप में निकालता है। इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर बना सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, और मैं डेस्कटॉप पे ही आपका एक फोल्डर बना देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, और इसका मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे PNG सीक्वेंस। तो ये आपका स्क्रीन पे ही यहाँ पे फोल्डर नया बन जाएगा। इसको मैं एक्सेप्ट करके यहाँ पे इसके अंदर जाऊंगा फोल्डर के, और इसको एक्सेप्ट करूंगा तो फोल्डर के अंदर अब मेरी यहाँ पे चीजें सेलेक्ट होंगी। तो यहाँ पे आपको स्पेसशिप टाइप की एक चीज नजर आ रही होगी, जिसके साथ में यहाँ पे आपको कुछ बॉल्स नजर आ रही हैं। इनको कुछ देर के लिए हम H बटन से हाइड कर देंगे ताकि हमारे रेंडर में ये यहाँ पे ना आए। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करके आपको इसकी एनिमेशन दिखाऊंगा। तो कुछ इस टाइप से मेरा जो स्पेसशिप है वो यहाँ पे बंद होगा, और इस टाइप से मेरा यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाके एनिमेट करेगा। इसको अगर आप यहाँ पे रेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स इसकी नहीं छेड़नी है। PNG सीक्वेंस में हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे। अगर आपको इसकी बैकग्राउंड लाइटिंग सही करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ से एक HDRI लाइट इस्तेमाल करनी है। इसके लिए कलर में जाना है, एनवायरनमेंट टेक्सचर इस्तेमाल करना है, और मेरे पास में यहाँ पे कुछ HDRI लाइट पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। डिटेल में आपको देखना है किस तरीके से HDRI लाइट इस्तेमाल होती हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर बना रखे हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिलहाल के लिए कोई भी टेम्परेरी एक बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको ले लूंगा, और यहाँ पे अब मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरा स्पेसशिप कुछ इस तरह से यहाँ पे एनिमेट करके ऊपर की तरफ उड़ेगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये एनिमेट करके आगे की तरफ जाएगा। तो इसको अब मुझे सिंपली जाना है और यहाँ से रेंडर सेटिंग्स में जाके रेंडर एनिमेशन कर देना है। आप देखेंगे कि बहुत ही फास्ट तरीके से मेरा यहाँ पे ये रेंडर करेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फास्ट मेरा यहाँ पे ये टाइमलाइन जा रहा है इसको रेंडर करने के लिए। और जैसे जैसे ये यहाँ पे रेंडर होता जाएगा वैसे वैसे इमेज के रूप में आपकी वीडियो यहाँ पे सेव होती जाएगी। फिलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा तो जो मैंने फोल्डर यहाँ पे नया बनाया है वो मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जो है वो यहाँ पे इमेज के रूप में मेरा यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। PNG सीक्वेंस के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एक वीडियो एडिटर आना चाहिए, और VFX और एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारा होता है प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो का एक पेड कोर्स ऑलरेडी हम बना चुके हैं, हमारी कोर्स में मौजूद है। जो लोग करना चाहते हैं वो वहां से जाके कर सकते हैं। जो भी चीज आपने यहाँ पे रेंडर की है उसको एज अ वीडियो आप अपने प्रीमियर प्रो के अंदर ले आ सकते हैं और उसको रेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई साउंड है तो यहीं रेंडर में ही आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है रेंडर ऑडियो का, जिससे आप ऑडियो भी इसकी रेंडर करके वहां पे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लेंडर के अंदर ही रेंडर करना चाहते हैं तो फिर ये जो आपका PNG सीक्वेंस वाली सेटिंग्स है ये थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए सिंपली यहाँ से PNG से आपको FFmpeg वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है, जिससे डायरेक्टली आपका ब्लेंडर आपकी वीडियो बना के इसमें देगा। और एनकोडिंग में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है MPEG 4।
अगर आपकी ऑडियो भी मौजूद है तो यहाँ पे ऑडियो में AAC यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से रेंडर सेटिंग्स आपको करनी है। इसके अलावा अगर आप साइकिल्स में रेंडर करना चाहते हैं तो साइकिल्स में आप रेंडर कर सकते हैं। साइकिल्स में रेंडर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाके साइकिल्स सेलेक्ट कर देना है EV से, और अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है तो इसको सपोर्टेड जो है ये वाला ऑप्शन चूज करना है। एक हमारा मैक्स सैंपल आपको ऊपर मिलेगा, एक हमारा मैक्स सैंपल्स नीचे मिलेगा। इसको आप जितना कम कर देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर लोड कम करना चाहता हूँ तो इसको सिंपली सिर्फ 100 आपका रखूंगा, और ये वाला जो है इसको इसका ठीक डबल रखूंगा यानी 200। तो साइकिल्स में जितनी पावर आपकी लग रही है अब वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी और बहुत फास्ट आपका ये रेंडर करके आपको दे देगा। लेकिन साइकिल्स उनके लिए है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है। अगर आप EV का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसके लिए सिंपली PNG सीक्वेंस का इस्तेमाल करें। केवल आपको इस फोल्डर से अपना पाथ दे देना है इमेज का, जहां पे इमेज जाने वाली है, और किसी वीडियो एडिटर की मदद से आप इन इमेज को एज अ वीडियो कन्वर्ट कर सकते। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा काम करते समय अगर आपको ब्लेंडर के अंदर लोड को बहुत कम करना है तो कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं फिजिक्स एनिमेशन, तो फिजिक्स एनिमेशन की सीरीज हमारी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.